नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दोबारा आ चुका हूं अपने इस चैनल पर, जिसमें हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किए गए 2024-25 के सेशन का गणित पुस्तक का हल, जो 10वीं कक्षा का है, उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम सेक्शन सी यानी खंड ग को देखेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 अंक के होंगे और हमको बनाने हैं 6 क्वेश्चन, जबकि इस खंड में हमको मिलेंगे 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में हमको सिर्फ 6 क्वेश्चन ही बनाने हैं, जिसके लिए हमें कुल मिलाकर अगर सब क्वेश्चन का उत्तर सही होता है तो मिलेंगे 18 अंक। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कहता है सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें √2 को परिमेय संख्या मानना पड़ता है। तो चलिए देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ अब आगे हम लिखेंगे, इसीलिए √2 = p/q। अब एक बात याद रखिएगा, जो p और q है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q ≠ 0 है। मतलब q का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब हमको जो है √2 आप देख रहे हैं, इससे रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हमको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √2 का भी स्क्वायर करना होगा और p/q का भी स्क्वायर करना होगा। जब हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो √2 × √2 आ जाएगा 2। जब हम p/q का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा p²/q²। अब इसमें हम तिरछा गुना करेंगे। जब हम तिरछा गुना करते हैं तो हमको मिलेगा 2q², क्योंकि ये 2 से अगर हम q² में गुना करते हैं, आप जानते हैं कि 2 के बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। अब तिरछा तिरछी गुना किया जाता है एक लाइन में लाने के लिए। तो 2 से जब हम q² में गुना किए तो आ गया 2q² = जब हम 1 से p² में गुना करेंगे तो आ जाएगा p²। अब ये जो 2 आप देख रहे हैं गुना में है q के साथ, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा भागा में। तो हम लिखेंगे q² = p²/2। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर यहाँ q² है, मतलब कोई पूर्ण संख्या जो है उसका वर्ग जब भी आएगा तो p² के में 2 से भाग करने के बाद, कहने का अर्थ ये है कि ये जो p² है वो 2 से विभाजित हो रहा है पूरा पूरा। अगर p² 2 से पूरा पूरा विभाजित है तो क्या p भी 2 से विभाजित होगा? तो हाँ, यहाँ पे हमको लिखना होगा। लिखेंगे चूंकि p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा या फिर विभाज्य होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। विभाजित नहीं लिखिएगा तो विभाज्य होगा आप लिख सकते हैं, विभाज्य होगा। क्लियर?
अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अभी काम आएगा ये। अभी हम लोग ऊपर माने हैं कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इसमें एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं P स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो आप P देख रहे हैं एक के अलावा 2 से भी कट रहा है। यदि हम यही चीज Q के लिए लेकर के आ जाएं कि Q जो है वो भी 2 से विभाज्य होगा, तो हमारा ऊपर का जो कल्पना है वो गलत हो जाएगा। और इसी को हम गलत साबित करके और ले आएंगे कि ये √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब याद रखिएगा कि जब भी ऐसा होता है तो जो भी यहाँ आप देख रहे हैं P स्क्वायर जो आप देख रहे हैं वो P स्क्वायर में जो P है उसका वैल्यू अब हम दोबारा मानेंगे, लिखेंगे पुनः माना कि P बराबर 2R। एक बात यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली है कि जब भी आप यहाँ मानिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर √2 है तो 2R मानिएगा, अगर √3 होगा तो 3R मानिएगा, अगर 4 होगा तो मतलब √4 होगा या फिर √5 होगा तो यहाँ पे 5R आपको मानना पड़ेगा। अब जो P का मान हमारे पास 2R आया, उस P के वैल्यू को हमको रखना है समीकरण 1 में। लिखेंगे P का मान समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करना है, जो भी लिखना है सही सही लिखना है। समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए अब समीकरण 1 में रखते हैं हम। इधर हमारा स्थान खत्म हो चुका है, अब हम ऊपर चलेंगे। जब हम समीकरण 1 में रखते हैं वैल्यू को तो क्या मिलेगा हमारे पास? समीकरण 1 में है क्या? तो हमारे पास समीकरण 1 में है Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। P के स्थान पर हमको क्या रखना है? देखिए P बराबर हम यहाँ पे माने हैं 2R, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P बराबर 2R और इसका हमको करना पड़ेगा स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ यह है 2R का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। चलिए करते हैं, 2R का स्क्वायर करना पड़ेगा और बट्टा में तो 2 हमारे पास है ही। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे स्क्वायर करके। जब यहाँ हम देखेंगे Q स्क्वायर ज्यों का त्यों होगा, 2R का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 2 दूनी 4R स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में आ जाएगा 2। अब ये 2 से जब 4 को काटिएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ गया समझिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया, यहाँ 2 है बचल 2 और ये जो R स्क्वायर है वो 2R स्क्वायर बच गया। अब बताइए कि जो R स्क्वायर के साथ 2 है वो किस रूप में है? गुना के रूप में। जब बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा, यानी Q स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 बराबर R स्क्वायर। अब एक बात बताइए कि अगर पूर्ण संख्या का वर्ग यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये Q स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित होगा, और अगर Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमको, लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है? अब बताइए, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 में कहता है कि जो P है वो भी 2 से विभाज्य है, और समीकरण 2 में कहता है कि Q भी 2 से विभाज्य है। देखिए Q स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य है। अब थोड़ा समझने की बात यह है कि समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि P और Q एक के अलावा एक अन्य संख्या 2 से विभाजित है। अगर 2 से विभाजित है तो क्या ये सह अभाज्य संख्या है? नहीं है। और अगर सह अभाज्य संख्या नहीं है तो हम जो बोल करके आगे बढ़े हैं कि यह एक सह अभाज्य संख्या है, ये गलत साबित हो जाता है।
यानी विरोधाभास उत्पन्न करता है। और ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि शुरुआत में हम लोग जो माने हैं कि क्या √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत माने हैं और इसीलिए हम लोगों के सामने विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। तो आगे हम लोग देखेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है। लिखेंगे आगे, यहाँ के बाद आगे बढ़िएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? यह स्पष्ट है कि P और Q एक के अलावा 2 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, जो एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रारंभ में हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह गलती हम लोग किए हैं वहां मान करके, इसीलिए ऐसा हुआ। अंतिम में हम लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है और यही आपका प्रूव हो गया। मतलब हम चले तो ये सिद्ध करने के लिए कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम उसको साबित नहीं कर पाए परिमेय संख्या, और जब साबित नहीं कर पाए तो वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। चलिए, तो इसी के साथ 39 नंबर सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछिएगा, आपको दोबारा भी बताया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 40 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 40 में क्या कहता है समझिएगा। कहता है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, सॉरी ये पहले ही बनाया जा चुका है, इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक एक करके सब बना करके आपको समझाएंगे। कमेंट आया था कि क्वेश्चन नंबर 40 को बना करके बताया जाए, तो डायरेक्ट हम 40 नंबर सवाल एक बना करके भेज दिए थे। तो अब हम शुरू करते हैं 40 नंबर सवाल। एक बार फिर से आपको समझाते हैं, क्योंकि इस सेक्शन का सभी सवाल हमको बताना है, इसलिए हम सबको एक साथ बताते चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी सवाल दिया हुआ है, उसमें जो भी मान हमसे पूछ रहा है उस मान को रखते चल जाइए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जब हम हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो जो सवाल है उसको एक बार लिख लेते हैं। 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 10, यही दिया हुआ है। चलिए 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा केवल 2।
तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, स्क्वायर है, तो अगर कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो कॉसेक स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स है तो एक्स रहेगा, इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन, सॉरी 30 नहीं है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2। ये √3/2 किसका वैल्यू आ गया, साइन 60 का, लेकिन हमारे पास है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी यहाँ भी स्क्वायर लगाना होगा, बराबर में क्या होगा 10। आगे बढ़िए, जब हम इन तीनों को आपस में गुना करेंगे, 2 को और गुना में 2 का स्क्वायर को, तो याद रखिएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 से जब 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। फिर आइए प्लस एक्स गुना, अब यहाँ पे √3/2 जो है उसका स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10। आगे बढ़िए, अगर अब हम इसको हल करना चाहेंगे आगे, तो क्या करना होगा, 8 रहेगा प्लस 3 से x में गुना करेंगे हो जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू 10। अब कुछ नहीं करना, x वाले को एक तरफ रखिए और बिना x वाले को एक तरफ, तो x वाले को बाएं साइड रखते हैं, 3x/4 रहेगा, 10 रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 जो है वो प्लस में है, बराबर के बाईं साइड, अब ये दाएं साइड जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 8, क्योंकि बाईं तरफ प्लस में था, दाहिने तरफ आएगा तो ऑटोमेटिक माइनस में चेंज हो जाता है। अब 3x/4 है इज इक्वल टू 10 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 2। जब हम इसको एक लाइन में लाना चाहेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, जब तिर्यक गुना करेंगे तो 3x से 1 में गुना करेंगे आएगा 3x, बराबर 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, या अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो 8, और बट्टा में ये जो 3 आप देख रहे हैं x के साथ गुना में, बराबर के इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। या तो आपका आंसर ये होगा, या फिर इसी को आप पूर्णांक में बदल सकते हैं, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 3 से जब भाग कीजिएगा तो 3 दूनी 6, ऊपर हमारा 2 बच जाएगा शेषफल, और बट्टा में क्या आ जाएगा 3। या तो ये वाला आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, दोनों के दोनों आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इसमें क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। 41 नंबर सवाल में कहता है, क्या एपी यानी समांतर श्रेणी 11 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है, क्यों, हल करें। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो याद रखिएगा, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। क्या कोई पद आपका -150 आएगा, तो कौन सा पद, तो हम मानेंगे एनवा पद -150 होगा। अगर एन का मान भिन्नात्मक आता है, बट्टा में आता है, या फिर दशमलव में आता है, तो समझ लेना है कि उसका कोई भी पद, मतलब इस एपी का कोई भी पद हमारा -150 नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। एपी के रूप में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उसको समझिए। एपी के रूप में हमारे पास दिया हुआ है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। इसमें हमको क्या क्या मिला, तो ए मिला, ए मतलब पहला पद जो 11 दिया हुआ है, और क्या मिला डी, तो डी कैसे निकलेगा, अब दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, मतलब a2 माइनस a1 किया जाता है, तो a2 हमारे पास कितना है 8, तो लिखेंगे 8 माइनस a1 कितना है तो 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। अब हम क्या करें, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, चिन्ह रहेगा माइनस का, -3 हो गया। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, और क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे ए एन दिया हुआ है 150 माइनस में, ए एन बराबर -150, यही हमारे पास दिया हुआ है। और हमको निकालना है कि आखिर कोई पद -150 होगा क्या, तो आपको कुछ विशेष करने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि माना कि एनवा पद -150 है, लिखेंगे माना कि इस एपी का एनवा पद -150 है, और जब एनवा पद -150 है इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू -150 है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू
डी होता है इज इक्वल टू -150। आगे बढ़ते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास है 11, लिखेंगे 11 प्लस एन का वैल्यू नहीं है, इसी का वैल्यू निकालना है, -1 1 लिखेंगे। डी का वैल्यू हमारे पास है -3, लिखेंगे -3 इज इक्वल टू -150। आगे चलिए, ये जो 11 आप देख रहे हैं, 11 देख रहे हैं, उसको पहले ले जा करके माइनस करेंगे। तो 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n-1 इंटू -3 रहेगा, और बराबर में -150 में ये जो प्लस आप देख रहे हैं 11, वो जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -11। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे n-1 है, n-1 को रहने देंगे और बाकी जो है उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। n-1 रहा और ये जो -3 है उसको उठा के ले चलते हैं उधर। तो सबसे पहले इधर जो ऐड है उसको ऐड कर लीजिए, दोनों में माइनस है, माइनस लगेगा, और अगर एक जैसा चिन्ह रहता है तो जुट जाता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 0 जोड़ेंगे तो आएगा 1, 1 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 1 के साथ कुछ जोड़ने वाला है नहीं तो 161 हो गया। अभी यहाँ जो आप देख रहे हैं -3 गुना में जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भागा में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको 3 से काटना चाहें तो 3 से कट नहीं रहा है, यानी अब अगर हम बात करते हैं कि n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू ध्यान दीजिएगा इधर, या n बराबर निकालना चाहेंगे तो अभी तक हमारे पास है 161/3, और जो ये -1 है जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +1। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, n बराबर निकालेंगे तो 100, एक बात याद रखिएगा, 161/3 और प्लस में 1/1 ले सकते हैं। अब इसका अगर हम एलसीएम लेकर के आगे बढ़ते हैं तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 से 161 में गुना करेंगे 161 आएगा, फिर प्लस 1 से 3 में गुना करेंगे 3 आएगा, और 3 से 1 में गुना कर देते हैं तो आ जाता है 3। अब आगे बढ़ेंगे, n इज इक्वल टू क्या होगा, जोड़िए, तो 4 और 1, सॉरी 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 और ये आपका आ गया 1, मतलब 161 और 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 164, और बट्टा में आ जाएगा 3। क्या ये 3 से कटेगा, तो कदापि नहीं कटेगा, क्योंकि 6 1 7 और 4 11 हो गया, मतलब ऊपर वाला जो टोटल नंबर है उसका योग आपका आ गया 11, जो 3 से नहीं कटता है, इसीलिए पूरी तरह से 3 से नहीं कटेगा। और अगर 3 से नहीं कट रहा है तो क्या ये कोई पूर्ण क्रमांक होगा, तो पूर्ण क्रमांक जब नहीं हो रहा है तो किसी भी कीमत पर ये जो -150 है वो कोई भी पद का मान -150 नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर हो गया। यही आपको बना करके और बताना था अगला को कि क्या nवां पद मतलब कोई भी एक पद -150 होगा, तो कभी नहीं हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 की ओर। सवाल नंबर 42 में क्या कहा समझिएगा, बोलता है 42 में, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो जब भी हम इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो चीज होना जरूरी है, एक तो कुल परिणाम और दूसरा संभावित परिणाम। सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम, बनाना शुरू हो गया, कुल परिणाम बराबर, कुल परिणाम में क्या क्या आएगा, 3 लाल गेंद है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाल गेंद, कॉमा 5 काली गेंद तो यहाँ पे लिखेंगे 5 काली गेंद। ये तो हो गए हमारे कुल परिणाम, लेकिन कुल परिणाम की जरूरत नहीं है हमको, प्रायिकता निकालने के लिए कुल परिणामों की संख्या चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कुल
परिणामों की संख्या बराबर। तो बताइए 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, कुल मिलाकर के उस थैले में कितने गेंद हैं? 3 और 5 8 गेंदें हैं। तो 8 इसका कुल परिणामों की संख्या हो गया। अब बात करेंगे संभावित परिणाम। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम का अर्थ है कि आखिर संभावना क्या किया जा रहा है, किस गेंद को आने की संभावना की जा रही है। तो लाल गेंद आने की संभावना की जा रही है। अगर लाल गेंद आने की संभावना की जा रही है तो लाल गेंद है कितना? 3 ठो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाल गेंद, इसी के आने की संभावना की जा रही है। तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? संभावित परिणामों की संख्या इज इक्वल टू 3। अब हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की में दीर्घी होगा, आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, संभावित परिणामों की संख्या कितना है? 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और कुल परिणामों की संख्या देखिए 8 है। यही 3/8 जो है वो आपका आंसर हो गया लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल गेंद ही था ना, लाल गेंद आने की प्रायिकता जो है वो कितना आ गया? 3/8, और यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे होंगे? अगर समझ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ अपने सहपाठियों और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम के लिए तैयार रह सकें। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारे सामने 43 नंबर आने वाला है। ये रहा आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एकदम आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें माध्यक दिया हुआ है, और अगर माध्यक दिया हुआ है तो सवाल को बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक बात को समझना है और बनाने का प्रयास करना है। अगर आप एक एक बात को नहीं समझते हैं तो किसी भी कीमत पर आप सवाल को हल नहीं कर पाइएगा। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी सवाल आपको बताया जा रहा है वो टोटल आप ध्यान से समझेंगे, और ध्यान से समझ एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम में आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा, तब आपको महसूस होगा कि शिक्षक लोग हमें बताते थे लेकिन हम उसको केयर नहीं किए, उस समय ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण आज हमको बहुत मतलब तकलीफ महसूस होगा उस समय जब आप नहीं बनाइएगा तब। इसलिए एक एक बात पर गौर करना है, और गौर करके तो बनाते चलना है। कभी भी आप ये कभी मत सोचिएगा कि हमसे नहीं बनेगा। प्रयास करने का ज़रूरत है, लगातार प्रयास करते रहिए, एकदम आपसे बनेगा, और सभी से बनेगा, सिर्फ आप ही से नहीं, सब से बनेगा। क्योंकि है बिल्कुल आसान सा सवाल, बस देख के कुछ लोग डर जाते हैं, देख के डरना नहीं है। जो जो दिया है बस उसी के अनुसार काम करते रहिए, आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए, ये जो सवाल है आपके सामने, उसमें क्या क्या दिया? वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आवृत्ति दिया हुआ है। आवृत्ति को हम लोग बारंबारता कहते हैं और इसको एफ भी कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो वर्ग अंतराल है उसमें 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 और 50 से 60, और इसका कुल योग टोटल दिया हुआ है 60। आप देख सकते हैं
0 से 10 का बारंबारता जो दिया है वो 5 है, 10 से 20 का बारंबारता x है, 20 से 30 का बारंबारता 20 है, 30 से 40 का 15 है, 40 से 50 का y है और 50 से 60 का 5 है। जब भी हम इसको हल करते हैं ना, तो जो टेबल आप यहाँ देख रहे हैं वही टेबल हम लोग एक और बनाते हैं, लेकिन उसमें हमारा एक संचयी बारंबारता का अलग टेबल होगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग टेबल को। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कुछ सवाल ढकेंगे तो ध्यान में रखेंगे। देखिएगा उस माध्यक का मान हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ताकि जब हम बनाने लगेंगे और ये क्वेश्चन छिप जाएगा तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये माध्यक हमारे पास कितना दिया हुआ है वो बगल में लिख ले रहे हैं, 28.5 ये माध्यक दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो जो दिया है एक बार फिर से हमको लिखना है। तो लिखना क्या है समझिएगा, यहाँ एक एक करके लिख के आपको समझाते हैं। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे सामने इसी तरह का एक और टेबल बनेगा। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, और टेढ़ा हो गया तो फिर दिक्कत करेगा, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सीधा सीधा लाइन खींचा जाए। मान लीजिए यही हम बना रहे हैं एक टेबल। ये आपका है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के लिए अलग जगह छोड़ रहे हैं। इसके बाद ये जो हमारा होगा वो आएगा आवृत्ति, जिसको हम बारंबारता कहते हैं, ये एफ होगा। और इसके बाद हमारे पास एक और आएगा जो होगा संचयी बारंबारता। थोड़ा टेढ़ा है, मैनेज कीजिएगा। पूरा हट गया, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसको बॉक्स में पैक करते हैं। यहाँ आपका क्या था, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग यह है वर्ग अंतराल। और यहाँ पे आपका क्या है, बारंबारता, जिसको आवृत्ति भी लिखा हुआ है। तो आप अगर आवृत्ति भी लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है, आवृत्ति लिख सकते हैं। और इसको हम एफ भी कहते हैं तो एफ लिख लेंगे। और यहाँ हमको चाहिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। ये संचयी बारंबारता चाहिए, ध्यान से समझिएगा। संचयी बारंबारता को CF भी कहा जाता है। अब चलिए जो जो हमारे सामने वर्ग अंतराल दिया हुआ है उस वर्ग अंतराल को हम लोग लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको गौर कीजिए। यहाँ दिया 0 से 10, तो चलिए 0 से 10 कितना है, 0 से 10 में 5। दूसरा 10 से 20, ये रहा 10 से 20, 10 से 20 में कितना है x। फिर है 20 से 30, 20 से 30 में कितना दिया हुआ है 20। इसके बाद 30 से 40, 30 से 40 में कितना दिया हुआ है बारंबारता, तो 30 से 40 में है आपका 15। इसके बाद क्या दे दिया, 40 से 50, 40 से 50 में बारंबारता क्या है, 40 से 50 में है y। और 50 से 60, तो 50 से 60 में बारंबारता कितना है 5। और यहाँ पे आपका टोटल दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे आपका कितना आ गया है, टोटल के रूप में 60, जो इसको हम n बोलते हैं। n बराबर ये 60 दिया हुआ है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। जब भी हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो उसके लिए फर्स्ट वाला जो नंबर है बारंबारता का वो ज्यों का त्यों रहता है, मतलब ये 5 यहाँ 5 ही रहेगा। इसके बाद ये 5 के साथ इस x को ऐड करके इसी के जस्ट सामने दूसरा नंबर में लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 प्लस x, या x प्लस 5 दोनों हो सकता है। फिर इसके बाद ये 20 इसके साथ जुड़ेगा और इसके सामने लिखा जाएगा, इसके सामने 20 लिखेंगे। तो चलिए 20 नहीं लिखना, 20 के साथ ये x प्लस 5 को जोड़ना है। तो ये 20 और ये 5 मिलकर के हो जाएगा 25, और प्लस में x है ये है, तो 25 प्लस x हो जाएगा। फिर ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको ऐड करना है 15 के साथ, तो ऐड करके इसके सामने लिखना है। तो चलिए 25 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 25 5 30 और 10 40, तो 40 प्लस x हो गया। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से ये y के साथ जुटेगा, तो y के साथ जुट करके क्या बनाएगा, तो 40 और y तो जुटेगा नहीं, तो 40 रहेगा। इसके बाद प्लस में x रहेगा, और x के साथ y जुटेगा ही नहीं तो बगल में y भी रहेगा। अब इसको हम जोड़ देंगे ये 5 के साथ, जो लास्ट में 5 के साथ जुटेगा, तो ये 40 जुड़ेगा 5 के साथ, हो जाएगा 45
प्लस एक्स प्लस वाई। एक बात आपको बता दें कि संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला डिजिट होता है, लास्ट वाला जो नंबर होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला नंबर, वही 60 के बराबर होता है, यानी n के बराबर होता है। ठीक। अब एक बात याद रखिए, हम लोग जो सूत्र जानते हैं उस सूत्र के आधार पर अब हम लोग बनाएंगे, और जब सूत्र के आधार पर बनाएंगे तो आसानी से हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले सूत्र पर बनाने के लिए जो जो हमको मान चाहिए वो मान हम लोग लिखना अब शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज हमको चाहिए। सबसे पहले चाहिए n। तो n बराबर हम फर्स्ट में ही लिख चुके हैं। n बराबर क्या होता है, तो n बराबर देखिए फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है 60, तो n बराबर हो गया 60। और क्या चाहिए, तो इसका जो सूत्र होता है वो हम आपके सामने लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हमको चाहिए क्या क्या माध्यक के लिए। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ, कोष्ठ में पैक रहेगा और इनटू में एच, ये हमको चाहिए। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए, एल, सबसे पहले एल चाहिए, तो एल लिखेंगे। एल कहाँ से मिलेगा, तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे बड़ा वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल मतलब एफ, एफ में जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन है 20, तो 20 के सामने जो वर्ग अंतराल है उसका जो न्यूनतम सीमा होता है, जो छोटा वाला होता है, वही हमारा एल होता है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 20। अब हमको क्या चाहिए, एल के बाद एन चाहिए, तो एन तो हमारे पास है। अब सी एफ चाहिए, तो याद रखिएगा ये जो बारंबारता है जिसको हम अभी एफ बोलेंगे, ये एफ है। तो एफ के सामने वाला जो संचयी बारंबारता है वो संचयी बारंबारता नहीं लिया जाता, बल्कि उसके जस्ट ऊपर वाले को संचयी बारंबारता के रूप में यानी सी एफ के रूप में लिया जाता है। तो सी एफ बराबर हमारे पास कितना आ गया 5 प्लस एक्स, सी एफ बराबर आ गया 5 प्लस एक्स। और क्या चाहिए, तो और अब हमको कुछ नहीं चाहिए, एफ चाहिए। तो एफ हमारे पास देखिए 20 है यहाँ, तो लिखेंगे 20। और एच चाहिए, तो एच बराबर होता क्या है, तो देख सकते हैं आप, इतना वर्ग अंतराल है आपके सामने, कोई भी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा एच। तो आप देख सकते हैं 60 में से 50 घटाएं तब वो 10, 50 में से 40 घटाएंगे तब वो 10, फिर 40 में से 30 घटाते हैं तब वो 10, हर कंडीशन में 10 आएगा, इसीलिए आपका एच बराबर की क्या हो गया 10। अब चलिए इतना चीज अगर हमको पता है कि इतना मान हमारे पास है, तब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। लिखेंगे चूंकि माध्यक बराबर हमारे सामने दिया हुआ है, माध्यक बराबर कितना दिया हुआ था, हमारे सामने माध्यक बराबर दिया हुआ था 28.5, 28.5। चलिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच, यही होता है, और बराबर में 28.5। चलिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एल का वैल्यू कितना है 20, 20 लिखेंगे, प्लस एन बाई टू, एन कितना है 60, तो 60 बटा 2 माइनस सी एफ निकाले हैं कितना है, सी एफ हमारे पास है 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस एक्स, और बट्टा में हमारा क्या आ जाएगा एफ, तो एफ का वैल्यू है 20, लिखेंगे 20। आगे बढ़ते हैं, इंटू एच, एच बराबर है 10, बराबर में 28.5। आगे बढ़ते हैं, ये जो 20 है उसको बराबर के उस तरफ ले जाकर के घटा दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ 60 और बट्टा में 2 है, तो 2 एकम 2 और 30 दूनी 60, तो ये जो 30 है वो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा एक्स, और बट्टा में हमारे पास बच जा रहा है 20। अब ये बराबर के उधर जाएगा 20। एक बात और, ये गुना में भी आपका कितना दिया हुआ है 10, तो इसको समझिएगा, ये जो 10 है उससे आप काट सकते हैं किसको, इस 20 को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 20 नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब इस 10 से हम इसको 20 को काट लेते हैं, जब 10 से इस 20 को काटेंगे तो आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 20 में लिख करके अब लिखेंगे 2। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लस के रूप में, इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, यानी 28.5 जो था उसमें माइनस होगा 20। अब हम चाहेंगे कि ये सूत्र हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ रहा है, और साथ ही साथ आपके सामने सूत्र अब आ चुका है, सूत्र हम लिख चुके हैं देखिए यहाँ पे,
और जब यहाँ हम सूत्र लिख दिए तो इस सूत्र का कोई जरूरत नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इसके बाद के हल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 30 यहाँ है, 30 में से 5 खर्च करना होगा तो हो जाएगा 25 और माइनस करना होगा x को बटा 2 है तो 2 रहेगा बराबर 28.5 में से 20 घट जाएगा तो आ जाएगा 8.5। ये हो गया 8.5। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है तो अब तिरछा गुना करना है तो 25 माइनस एक्स से 1 में गुना करेंगे, आ जाएगा 25 माइनस एक्स बराबर 2 से जब 8.5 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, फिर दशमलव लगेगा, 2 8 16 और 1 17। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होगा। अब आप बताइए कि ई जो आप देख रहे हैं एक्स जो है वो इधर माइनस में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ऐसा भी समझिए कि एक्स वाले को अलग करते हैं बिना एक्स वाले को अलग, तो माइनस एक्स को रहने दीजिए इधर, उधर 17 है, इधर से 25 को उधर ले जाइए तो 25 अभी प्लस में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स बराबर 17 में से हमको 25 को माइनस करना है या 25 में से 17 को माइनस करना है, कितना होगा तो याद रखिएगा आ जाएगा आपके पास 8 आएगा। 25 में से 17 खर्च, क्योंकि आप ऐसे भी समझिए ना जी, 8 और 7 15 के 5 हासिल 1 और 1 2, 8 आ गया, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है 25 का, इसीलिए यहाँ पे लगेगा माइनस। अब दोनों तरफ का माइनस हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए x का वैल्यू आपके पास आ गया कितना 8। अगर x का वैल्यू 8 आ गया तो हमको निकालना क्या था वो पता करना है। हमको निकालना था x का वैल्यू क्या, तो देखिए सवाल में क्या बोला गया है उसको समझते हैं। सवाल में अगर x का वैल्यू निकालने के लिए कहा होगा तो हम लोग निकाल लिए, x का वैल्यू भी निकालना है और y का वैल्यू भी निकालना है। तो अभी तक हम लोग x निकाले हैं, y नहीं निकाले हैं, तो y कैसे निकलेगा उसको समझिएगा। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन दिख सके। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब x बराबर निकल गया, अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में रखने पर। तो देखिएगा यहाँ पे आप जानते हैं कि n बराबर जो है वो ये लास्ट वाला होता है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे समझिएगा, अब n बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, क्लियर। अब बताइए कि x का मान अब इसमें हम रख रहे हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1 कह देते हैं। x का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो n का वैल्यू हमारे पास क्या है 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x का वैल्यू भी निकाले हैं 8 और y का वैल्यू है नहीं तो 60 है, 60 रहेगा। 45 जो इधर देख रहे हैं उसमें 8 पहले जोड़िए, तो 45 में 8 जोड़िएगा तो 8 और 5 13 यानी हो गया 53। जब हम 53 को इधर ला करके घटाएंगे, क्योंकि इधर रहेगा तो प्लस में रहेगा बराबर के दाहिने तरफ, बराबर के बाईं तरफ आएगा तो यही 53 जो ये दोनों को जोड़ने के बाद मिला है वो प्लस में है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में क्या बच जाएगा वाई। अब अगर हम 60 में से 53 खर्च करते हैं तो बचता है हमारे पास 7 बराबर वाई, इसीलिए वाई बराबर 7 और एक्स बराबर हम लोग निकाल चुके हैं 8, अंतिम में लिखेंगे अतः एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7 और यही दोनों आपका क्या है आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी ठीक से समझ सकें और आसानी से सवाल को बना सकें। अब आगे जो क्वेश्चन है वो है 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है उसको समझिए, कहता है 44 नंबर क्वेश्चन में भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। सबसे पहला काम करना क्या है, चित्र बनाना। अगर चित्र बना लिए तो समझ लीजिए आधा सवाल आपका हल हो गया। तो क्या करना है, सबसे पहले चित्र बनाना है। कहा क्या, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये आपका भूमि का एक बिंदु है, इस भूमि के एक बिंदु से क्या बोला, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार अगर यहाँ पे खड़ा है कुछ दूरी पर तो मीनार के पाद बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पर है। अगर मान लीजिए यहाँ ये मीनार है तो मीनार के पाद बिंदु से ये कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ये वाला पॉइंट जिसके बारे में बात हुआ। अब आगे क्या कहता है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो मीनार आप देख रहे हैं इसके शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना दिया हुआ है, इसी बिंदु से दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री, तो ये रहा 30 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई यानी ये h बताइए, क्लियर। तो हमको इस मीनार की ऊंचाई बताना है तो उसके लिए a b
सी, ये समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा समकोण होता है, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी जो है उसमें क्या कहता है उसको समझिएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें देखिए हमको निकालना क्या है, दिया क्या है। तो इस समकोण के सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण, ये आपका कर्ण है। और ये जो आप देख रहे हैं ए बी और सी बी सी, ये कोई भी लंब और कोई भी आधार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री। तो जो थीटा का वैल्यू है उसके सामने वाले को हम लोग कहते हैं लंब, यानी इसको कहा जाता है पी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पी होता है। और ये जो आपका बच गया वो कहलाएगा आधार, जो लास्ट वाला भुजा है जिसको हम लोग बी कहेंगे। अब थोड़ा सा समझने की बात ये है कि अगर हमारे पास आधार दिया हुआ है और लंब चाहिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात का वो सूत्र लगाएंगे जिसका संबंध लंब और आधार से होता है। तो वो होता है टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बटा बी, यानी इसी को हम बोल देते हैं लंब बटा आधार बोलते हैं इसको। अब यही आपको समझना है, कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र है, या tan थीटा, तो tan रहेगा और थीटा का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री लिखेंगे बराबर में p बटा b, p यानी लंब कितना है h, जिसका वैल्यू हमको निकालना है, बटा b का वैल्यू दिया हुआ है 30, लिखेंगे 30। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर h और बट्टा में 30। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जब तिरछा गुना करेंगे तो आ जाएगा √3h और बराबर में 30। अब हमको h का वैल्यू चाहिए तो √3 को इधर से हटाइए, तो 30 बटा में आ जाएगा √3, क्योंकि इधर गुना में ही इधर आएगा तो भागा में। जब बटा के रूप में रूट आ जाता है तो इसका परिमेयकरण कर दिया जाता है। तो हर का अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो √3 से ऊपर नीचे हमको गुना करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 30 से √3 में गुना करेंगे आ जाएगा 30√3, और यहाँ जो बट्टा में है √3 और √3 गुना करने के बाद 3 आ जाएगा। जब हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दहा 30 आ जाएगा। इसीलिए h का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 10√3। मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। यह है मीटर में तो लिखेंगे मीटर में, अंतिम में लिखेंगे अतः इसका मीनार था ना, मीनार के या मीनार की ऊंचाई डायरेक्ट लिखिए, जो पूछा है हमसे, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, जिसको हम h कहते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा 10√3। मीटर होगा तो मीटर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा, तभी आपको पूरा के पूरा नंबर मिलेगा। क्या लिखा जा रहा है पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमको लिखना है मीटर। आइए, ये है आपका मीटर, तो मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने जो दिया हुआ है